वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मास्टर सीरीज का पार्ट 5। अगर आपने पिछले 4 पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको जाकर फिर से देखिए पार्ट 5 को, तभी स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आएगी। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि जब जज ने जेजे से प्रूफ मांगा तो किसी तरह उसे चुप्पी साधनी पड़ी क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं था, और एंड वक्त पर वहां ली आया और उसे तब पता चला कि वो गद्दार रॉबिन जिसने डोडो ग्रुप की रिपोर्ट को उनके कॉम्पिटिटर को बेचा था वो पकड़ा गया। तो उसको देखकर चार्ल्स की हालत खराब हो गई थी। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि कोर्ट में ली बताता है यही आपको सच बताएगा। रॉबिन के स्टेटमेंट के आधार पर जेजे को भी अपना प्रूफ मिल जाता है क्योंकि रॉबिन के मोबाइल पर चार्ल्स के कॉल करने का प्रूफ होता है। लेकिन अब कहा चार्ल्स कहता है कि अरे ये आप कैसे कह सकते हैं, मैंने उससे किसी और केस के सिलसिले में कॉल किया होगा। लेकिन दोस्तों जेजे जज को रॉबिन का मैसेज दिखाता है जो उसने चार्ल्स को भेजा था कि डोडो ग्रुप के लोग मेरे बारे में पूछताछ शुरू कर चुके हैं, लगता है मैं फंसने वाला हूँ। और चार्ल्स ने रिप्लाई किया होता है कि तुम किसी तरह यहाँ से दूर निकल जाओ, जब सुनवाई पूरी हो जाएगी और इस केस का फैसला हो जाएगा तब हम मिलेंगे। बस दोस्तों ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस साबित हो जाता है। लेकिन रॉबिन कहता है मैंने वो मैसेज भेजा ही नहीं था, जरूर किसी और ने मेरे फोन से भेजा होगा। और उसकी बात पर कहाँ कोई विश्वास करने वाला था। जज भी फैसला सुना देते हैं कि इससे बिल्कुल साफ होता है कि डोडो ग्रुप ने चार्ल्स के क्लाइंट का पेटेंट नहीं चुराया है और इसीलिए हम ये केस डिसमिस कर रहे हैं। आखिर दोस्तों ली की टीम की मेहनत से डोडो ग्रुप ये केस जीत गई और सभी बड़े खुश होते हैं। लेकिन चार्ल्स बड़े गुस्से में बाहर जाता है। अब गार्ड्स रॉबिन को बाहर लाते हैं तो चार्ल्स उसको डांटता है कि तुम पर भरोसा करके मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। रॉबिन कहता है लेकिन पर सच में मैंने वो मैसेज भेजा ही नहीं था। यहाँ दोस्तों जेजे ली को शाबाशी देता है कि अगर तुम ना होते तो हम ये केस जीत ही नहीं पाते। वैसे रॉबिन तो कह रहा था कि उसने मैसेज नहीं भेजा, तो क्या तुमने उसके फोन से चार्ल्स को मैसेज किया? हाँ, ली स्माइल करके चला जाता है दोस्तों। तो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ली ने पुलिस स्टेशन से रॉबिन के फोन की कॉल हिस्ट्री ले ली थी। उसने सारे नंबर्स को मैसेज किया था कि डोडो ग्रुप के लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं, लगता है मैं फंस जाऊंगा। लेकिन सिर्फ एक ही नंबर से रिप्लाई आया और वो था चार्ल्स का नंबर। ली ने दोस्तों अपनी इस चाल की बदौलत डोडो ग्रुप को ये केस जितवा दिया था। उसकी समझदारी देखकर जेजे भी बड़ा इंप्रेस हो जाता है। इतने में नाथन उसे कॉल करके कहता है कि मैं तुरंत उस ली से मिलना चाहता हूँ, उसे मेरे पास लेकर आओ। जेजे ली को वहाँ लेकर चला जाता है। वो तो ली की बहुत प्रशंसा करने लगता है कि आज कोर्ट में तुमने जो कमाल का काम किया उसके बदले में तुम्हारे लिए जितना करूँ उतना कम है। तुम्हारी वजह से डोडो ग्रुप बड़ी मुसीबत से बच गया है। पर ली को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इसी के कहने पर जेजे ने ली के पेरेंट्स को खत्म किया था और ली को भी खत्म करने वाला था। लेकिन ली यहाँ पर अपना गुस्सा दिखाता नहीं और मन ही मन सोच लेता है कि तेरे लिए तो मैं बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा हूँ। अब नाथन जेजे को डांटने लगता है कि तुम इतने बड़े लॉयर होकर जो काम नहीं कर पाए वो ली ने कर दिखाया। पर ली कहता है सर जेजे ने हमें बहुत एनकरेज किया है और उनकी मोटिवेशन की वजह से ही हमें सब कुछ कर पाए हैं। ली ऐसा कहेगा ये तो जेजे ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने कब इसको एनकरेज किया भाई। उसे दोस्तों अब ली पर शक होने लग जाता है कि ये मेरी तरफदारी क्यों कर रहा है। वो ली को अकेले में बुलाकर पूछता है कि सच बताओ तुम हो कौन और तुम्हारा मकसद क्या है। मैंने जो तुम्हारे साथ ट्रेनिंग में किया उसके लिए तो तुम्हें मुझसे गुस्सा होना चाहिए। दोस्तों ली भी एक कहानी बुनने लगता है कि जब मैं यंग था तब से मेरी आशा थी कि मैं डोडो ग्रुप के लिए काम करूं, यहीं पर अपना फ्यूचर बनाऊं, खासकर अपनी छत्र छाया में। जेजे को भी उस पर विश्वास हो जाता है और ली को जाने देता है। और अब कॉन्फ्रेंस रूम में इनके फाइनल रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं। उसमें ली ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक पर होता है और जीना सेकंड रैंक पे। इनके अलावा 6 और लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसमें एंड्रयू को मिली होती है 4th रैंक और शेरिल 8th रैंक पर होती है। जेजे कहता है कि 40 कैंडिडेट्स में सिर्फ ये 8 लोग आगे की ट्रेनिंग के लिए निकल जाएंगे और वो ट्रेनिंग चाइना में होगी। यह सुनकर वो बड़े खुश होते हैं कि चलो चाइना जाने का मौका मिलेगा। रोशी ली को देखती है तो ली भी उसको देखता है, लेकिन तब वो उठकर चली जाती है। और अगले सीन में वो ट्रेडमिल पर भाग रही होती है तो उसका वही साथी आकर पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। रोशी कहती है कि मैंने तुम्हें ली के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? वो भी कह देता है कि तुम्हें उस पर इतना शक क्यों है? रोशी कहती है उसका रंग ढंग मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे जानना है कि वो असल में है कौन। वो हर काम को एक प्रोफेशनल की तरह करता है और लगता ही नहीं कि ये उसका पहला जॉब है। यहाँ एंड्रयू और जेजे एक बार में मिलते हैं। एंड्रयू बहुत परेशान होता है तो जेजे उसे हिम्मत देता है कि देखिए आने वाले पड़ाव में तुम ही जीतोगे, फिक्र मत करो। एंड्रयू कहता है ली मेरे रास्ते का पत्थर बन गया है, मैं उसे कुचल के रहूंगा। तो अगले सीन में मोजो, उसके असिस्टेंट, ली, जिना, एंड्रयू, रोशी, शेरिल और उनके अलावा 3 और कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग के लिए ये सभी चाइना आते हैं। उन्हें एक बहुत बड़े लग्जरी होटल में ले जाया जाता है जहाँ मोजो बताता है कि कल सुबह ट्रेनिंग शुरू होगी, तब तक तुम लोग अपने कमरों में आराम कर लेना। और हाँ, एक कमरे में 2 लोगों को ही रहना होगा। जीना और रोशी को एक रूम दिया जाता है। शेरिल और चश्मा पहनी हुई लड़की को एक रूम, बाकी 2 लड़कों को एक रूम दिया जाता है। और ली और एंड्रयू को एक कमरे में रहना होगा। पर एंड्रयू कहता है मैं तो इसके साथ नहीं रहूंगा। इस पर शेरिल कहती है अगर एंड्रयू को ली के साथ नहीं रहना तो मैं उसके साथ रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोजो को गुस्सा आ जाता है और वो डांटता है तुम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हो क्या? जैसा कहा जाए वैसा करो चुपचाप, वरना चले जाओ घर वापस। सब घबराकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं दोस्तों। जिन्हें अपने बड़े कमरे को खिड़की से देखते हुए सिटी के दृश्य को और फिर अपने बेड को, हर चीज को बहुत एंजॉय
एंजॉय कर रही होती है। ये उसका सपना था कि वो ऐसे बड़े शहर में एक अच्छी लाइफ जिए। वो हर चीज की तारीफ करने लगती है, लेकिन रोशी वो उसको डांट देती है कि ज्यादा चबड़ चबड़ मत करो, क्या तुमने सब कुछ पहली बार देखा है, सो जाओ चुपचाप। जीना भी कहती थी ठीक है मालकिन, सो जाती हूँ। यहाँ तो ली और एंड्रयू एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। एंड्रयू कहता है लाइट ऑफ करो, मुझे नींद आ रही है, और ली कहता है अंधेरे में मुझे नींद नहीं आती, और गुस्से में एंड्रयू लाइट ऑफ कर देता है। दोस्तों कुछ देर के बाद ली फिर से लाइट ऑन कर देता है, और फिर क्या इनका झगड़ा होता है शुरू। जैसे तैसे दोनों सो ही जाते हैं। सुबह होती है तो ये सीन होता है, देखिए दोनों चौंक कर उठते हैं। एंड्रयू कहता है छी 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 छी, मैं तुमसे लिपट कर कैसे सो गया। ली भी अपने हिस्से का चिल्लाता है कि मेरी चॉइस इतनी घटिया तो नहीं हो सकती। यहाँ सीन होता है कट और ट्रेनिंग होती है शुरू, वो भी बीच पर। दोस्तों सभी भाग भाग कर थक जाते हैं और कहते हैं कि सर आज की ट्रेनिंग खत्म हुई ना, कल तो छुट्टी है। मोजो कहता है कि कल छुट्टी है, तुम लोग कल एंजॉय कर सकते हो। सबके तो दोस्तों जैसे पर निकल आते हैं कि वाह कल छुट्टी है। अगले दिन वो वाटर पार्क में खूब एंजॉय करते हैं। इतने दिन की कठिन ट्रेनिंग के बाद छुट्टी मिली है तो सभी अपने अपने तरीके से मजा लेते हैं। जिना और दूसरी लड़की हर जगह खड़ी होकर फोटोज ले रही होती है। अब ये देखकर शिरिल रोशी से कहती है देखो इस लड़की को देखो कितना चीप बिहेव कर रही है, लगता है पहले कभी घर से बाहर निकली नहीं। यहाँ से अगले दिन इन्हें आगे की ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है। मोजो बताता है कि इस शहर में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्हें तुम्हें हमारे कुछ प्रोडक्ट्स को बेचने होंगे, इसलिए तुम्हें उन बिजनेसमैन को हमारे प्रोडक्ट्स की ओर आकर्षित करना है, समझे, और इस काम के लिए तुम्हें डांस सीखना होगा। ये सब कुछ सुनकर तो लोग चौंक जाते हैं कि भाई ये कैसा काम है। और अब चारों लड़कियों को कार्ड्स दिए जाते हैं ताकि वो अपने डांस पार्टनर को सिलेक्ट कर पाए। पहले जेना की बारी आती है तो वो ली को देखती है और वो तो आंखों से इशारा करता है कि प्लीज मेरी माँ गलती से भी मुझे मत चुनना। एंड्रयू भी मुंह मोड़ लेता है कि प्लीज मुझे सिलेक्ट मत करना, पर जिना तो ली को ही सिलेक्ट करती है। नेक्स्ट रोशी एंड्रयू को सिलेक्ट करती है। एंड्रयू बड़ा खुश होता है कि ये हुई ना बात। शेरिल और दूसरी लड़की बाकी दो लड़कों को सिलेक्ट कर लेती है। फिर उन्हें डांस सिखाया जाता है। जिना को तो जैसे डांस का डी तक नहीं आता, सब मिलकर उसको सिखाने में लगे होते हैं। यहाँ डोडो ग्रुप को एक कॉल आता है और एक स्टाफ अटेंड करता है। वो चौंक कर कहता है क्या नकली मेडिसिन। और फिर टीवी पर न्यूज आता है कि कोरिया में नकली मेडिसिन की एंट्री की वजह से डोडो ग्रुप की फार्मेसी का बहुत नुकसान हो रहा है और स्टॉक मार्केट में उसकी पोजीशन गिर रही है। डोडो ग्रुप का चेयरमैन मीटिंग बुलाता है और टेंशन में होता है कि कौन इस तरह के नकली मेडिसिन यहाँ बेच रहा है और हमारा नाम खराब कर रहा है। नाथन भी कह देता है कि डोंट वरी पापा, मैं जल्द ही पता लगा लूंगा। चेयरमैन तो गुस्सा करता है कि तुम अगर सच में कुछ उखाड़ पाते तो क्या अब तक पता नहीं लगा पाते तुम उसका। इतने में जे जाकर कहता है मैंने पता लगा लिया है, उसका नाम माइकल है जो इस तरह के नकली मेडिसिन बनाने में एक्सपर्ट है। असल में चाइना की सरकार भी उसे इसी सिलसिले में ढूंढ रही है। चेयरमैन कहता है तो तुम उसका पता लगाओ और उसे तुरंत अरेस्ट करवाओ। वैसे ली की टीम अभी वहीं ट्रेनिंग के लिए गई है ना, वो टीम बहुत ही काबिल है और अगर जरूरत पड़े तो उनकी मदद ले लो। यहाँ पर मोजो उनको बताता है कि डोडो ग्रुप को फिर से तुम्हारी जरूरत है। ये एक नया टास्क होगा जिसमें तुम्हें माइकल नाम के आदमी का पता लगाना है। असल में ये डोडो ग्रुप के मेडिसिन की तरह नकली मेडिसिन बनाकर मार्केट में बेच रहा है। नकली मेडिसिन किसकी कंपनी को हमें पता लगाना है और उसे तुरंत अरेस्ट भी करवाना है। और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके इर्द गिर्द हमेशा गार्ड्स होते हैं और वो बहुत ही काबिल फाइटर भी हैं। तो सर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? मोजो बताता है कि इसके दो तरीके हैं। एक तो वो अपनी टाई में एक पिन रखता है, हमने उसी तरह के दो पिन्स बनाए हैं जिसमें कैमरा है। अगर हम किसी तरह इस पिन को उसके टाई में फिक्स कर पाएं तो हम उसके हर मूव को जान पाएंगे और उसके नकली कंपनी का पता भी लगा लेंगे। एक पिन जिना के पास होगा और दूसरा होगा रोशी के पास। तुम दोनों को उसके टाई में इसको फिक्स करने की कोशिश करनी है। अगर वो प्लान फेल हुआ तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। हर हफ्ते माइकल एक गेम खेलने जाता है। अगर उस गेम में तुमने उसको हरा दिया तो वो तुम्हारे साथ मिंगल होगा और तुम उसके बारे में आराम से फिर जान पाओगे। फिर उसे पुलिस में पकड़वाने में हमें काफी आसानी होगी। लियो और एंड्रयू वो गेम खेलना जानते हैं तो ये टास्क इन दोनों को दिया जाता है। अगले सीन में ये लोग एक पार्टी के लिए होते हैं तैयार जिसमें माइकल भी आने वाला है। इन्हें पार्टी के दौरान माइकल के टाई का पिन निकाल कर वो कैमरे वाला पिन लगाना है। सबने बहुत बढ़िया ड्रेस पहना होता है, सिर्फ जिना फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह येलो ड्रेस और बाल पिंक रिबन के साथ हाजिर होती है। ली तो उसको डांट कर अकेले में लेकर जाता और कहता है ये है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, क्या है ये सर पे क्या लगा के रखा हुआ है तुमने, एकदम कार्टून जैसी लग रही हो। कहकर वो उसको उखाड़ फेंक देता है। अरे ऐसे ड्रेस में कोई पार्टी में आता है क्या? कहकर वो उसका स्लीव फाड़ देता है और नीचे गाउन भी फाड़ देता है। जिना चिल्लाती है अरे ये क्या कर रहे हो तुम, वस्त्र हरण करोगे क्या मेरा? अरे मुंह बंद करो और आईने में देखो, कहकर ली उसको आईना दिखाता है। तब जाकर जिना को तसल्ली होती है कि हाँ अब मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। और ये भूतनी की तरह मेकअप क्यों किया है तुमने, थोड़ा कम करो इसको। कहकर वो उसका मेकअप निकालता है तो जिना को थोड़ा अजीब फीलिंग होती है। ये सारा एडजस्टमेंट करके जब जिना बाहर आती है तो सभी दंग रह जाते हैं। एंड्रयू को तो विश्वास ही नहीं होता कि ये अचानक इतनी खूबसूरत कैसे बन गई। तब मोजो उसे समझाता है कि इस पार्टी में डांस भी होगा और माइकल भी तुम्हारे साथ डांस करेगा।
और तब तुम्हें उसके टाई का पिन बदलना है। यहाँ नेल को दिखाते हैं जो जेजे और अपनी बेटी किमी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। वो बताता है कि मेरी पार्टी में एक एमएलए हार्ट अटैक की वजह से मर गया। अब उसकी पोजीशन के लिए मुझे एक विश्वसनीय एमएलए की जरूरत है। किमी कहती है इसमें परेशान होने की क्या बात है पापा, मैं उस पोस्ट के लिए खड़ी हो जाऊंगी आराम से। वैसे तो मैं एक प्रोफेसर रह चुकी हूँ और मुझे भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, और अगर मैं एमएलए बन गई तो आपका फायदा ही फायदा होगा। दोस्तों जेजे को भी ये आइडिया अच्छा लगता है कि अगर मेरी वाइफ पॉलिटिशियन बन गई तो मुझे फायदा ही फायदा होगा। नेल को भी ये बात ठीक लगती है, लेकिन तब उसका चेयरमैन का कॉल आता है कि जल्दी मेरे घर पर आओ। नेल और किमी तुरंत वहाँ पर जाते हैं। किमी चेयरमैन की वाइफ के साथ बात करने लगती है तो नेल चेयरमैन से मिलने जाता है, पर वहाँ चेयरमैन तो अपोजिशन के एक पॉलिटिशियन से बात कर रहा होता है जिसका नाम है पॉल, और ये नेल को अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद चेयरमैन नेल को बुलाता है और कहता है तुम्हारा एक एमएलए मर चुका है, वो पोस्ट खाली है तो तुम पॉल के बेटे को पोस्ट दे दो। कुछ दिन के बाद मेरी बेटी विदेश से वापस आ जाएगी और मैं उसकी शादी पॉल के बेटे से करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर नेल तो चौंक जाता है, पर वो चेयरमैन को सीधे मुंह कह देता है कि असल में मैं वो पोजीशन अपनी बेटी को देना चाहता था, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मुझे मजबूरन वो पोस्ट पॉल के बेटे को देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपकी बात को टाल नहीं सकता। वैसे आप तो जानती हैं कि मुझे पॉल से कितनी चिढ़ है। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद चेयरमैन अकड़कर कहता है कि मुझसे ज्यादा जवान लड़ा रहा है ये, मैंने इसे इस पोजीशन पर पहुंचाया, खैर कम से कम मेरी बात तो मान ही ली इसने। अब चेयरमैन का पीए बाहर आता है और चेयरमैन की वाइफ और किमी के बीच हो रही बातों को सुनने लग जाता है। चेयरमैन की वाइफ बताती है मेरा हस्बैंड का एक लड़की के साथ अफेयर था जो डोडो ग्रुप में काम करती थी, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई। मुझे ये बात पता चली तो मैंने उसे कंपनी से निकाल दिया। मेरे हस्बैंड नहीं जानते कि जब मैंने उसे कंपनी से निकाला तो वो प्रेग्नेंट थी, फिर वो अमेरिका चली गई और वहाँ उसका बच्चा पैदा हुआ। मैंने जेजे से कहकर उस औरत को और उसके बच्चे को रास्ते से हटाने को कहा था और जेजे ने मेरे लिए वो काम भी किया था। असल में दोस्तों ये लोग एंड्रयू और उसकी माँ की बात कर रही हैं। ये सुनकर तो किमी शॉक हो जाती है और पूछती है कि अगर चेयरमैन को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट थी तो शायद वो उसे कभी जाने नहीं देते। चेयरमैन की वाइफ कहती है हाँ अगर वो यहाँ पर होती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, अच्छा हुआ मैंने उसको भगा ही दिया। बस दोस्तों ये सारी बातें पीए सुन लेता है और वो सोच लेता है कि चेयरमैन का एक और बेटा भी है और वो अमेरिका की सड़कों पर लावारिस भटक रहा होगा। यहाँ पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और इसे मोजो और उसकी असिस्टेंट कैमरे के जरिए लाइव देख रहे होते हैं। शेरिल और उसके पार्टनर को वेटर्स का काम दिया जाता है। शेरिल कहती है उन लोगों को शानदार पार्टी ड्रेस दिया और हमें देखो वेटर्स का काम पकड़ा दिया, ये तो गलत बात है यार। मोजो कहता है देखो कैमरा रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाजें भी सुनाई दे रही है, चुपचाप जो काम दिया है वो करो वरना अभी निकल जाओ वहाँ से। अरे नहीं सर मैं तो मजाक कर रही थी, कहकर वो काम पे लगी रहती है। तब माइकल अपनी कार में आता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके कई गार्ड्स भी होते हैं। कुछ देर में डांस होता है शुरू। माइकल रोशी के साथ डांस करता है और इंग्लिश में कहता है तुम काफी अच्छा डांस कर लेती हो। और रोशी जो कि एनआईए में थी वो कई लैंग्वेजेस जानती है और वो भी इंग्लिश में काफी अच्छा बोल लेती है। डांस के दौरान रोशी अपना हाथ उसकी टाई के पास लेकर जाती है, लेकिन तब माइकल को कोई मैसेज आता है और वो चला जाता है। इसी वजह से रोशी उस पिन को लगाने में सफल नहीं हुई थी। कुछ देर के बाद वो लौट कर जिना के साथ डांस करता है। वो कहता है वाह तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। जिना की समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, तो माइकल पूछता है तुम जिसके साथ यहाँ पर आई थी क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिना कहती नहीं सिर्फ फ्रेंड है। अब जिना पूछती तुम्हारे साथ क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है? वो कहता है हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, पर अगर तुम चाहो तो मैं उसे छोड़ भी सकता हूँ। आज रात मुझसे अकेले में मिलोगी तो मैं तुम्हें अपनी नई गर्लफ्रेंड बना लूंगा, कहकर वो जिना को अपने कमरे का नंबर बताता है। पर जिना गलती से उसके शूज पर चढ़ जाती है क्योंकि उसको ठीक से डांस करना नहीं आता। वो पूछता है अरे तुम इतनी नर्वस क्यों हो? जिना कहती है असल में मुझे उतना अच्छा डांस करना नहीं आता इसीलिए। वो भी कह देता है कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में आ सकती हो, कहकर वो अपने कमरे का नंबर बता कर चला जाता है। जिना भी पिन रखने में सफल नहीं हुई, पर वो फैसला करती है कि अकेले माइकल के कमरे में जाएगी और ये काम पूरा करेगी। लेकिन ली चिल्ला देता है कि तुम पागल तो नहीं होगी क्या? जानती भी हो वो कितना खतरनाक आदमी है, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? और जिना कहती है देखो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं, मुझे किसी तरह इस ट्रेनिंग में टॉप करके डोडो ग्रुप में नौकरी करनी है, कहकर वो चली जाती है और माइकल के कमरे का बेल भी बजा देती है। दरवाजा खुलता है, जिना को देखकर बड़ा खुश होता है। वो उसे अंदर ले जाकर कोई ड्रिंक देता है। जिना तो उसे झट से मुंह में डालकर ग्लास खाली कर लेती है। माइकल देखता रह जाता है कि ये तो चीयर्स करने के लिए भी रुकी नहीं। तब जिना को लगता है कि ओह ये मैंने क्या कर दिया। वो थोड़ा और ड्रिंक डालकर कहती है अब मैं ठीक से पीऊंगी, कहकर वो धीरे धीरे सिप करके पीने लगती है। दोस्तों माइकल को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो जिना के पास आने की कोशिश करता है और जिना उससे दूर हट जाती है। यहाँ मोजो टेंशन में होता है कि ये लड़की क्या कर रही है, अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी होगा। अब हमें किसी भी तरह वहाँ जाकर जिना को बचाना है, किसी को वेटर बनकर वहाँ पर जाना होगा। ली जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन तब एंड्रयू कहता है मैं भी जाऊंगा। दोनों वेटर के ड्रेस में वहाँ जाते हैं। वहाँ माइकल जिना के बहुत करीब आ जाता है और अब सोफे में जिना के खिसकने की जगह नहीं होती। वो कहता है तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? जिना कहती मुझे इन चीजों की आदत नहीं है ना इसीलिए। कहते कहते वो माइकल पर ड्रिंक गिरा देती है। माइकल कहता है तुम नहा लो, तुम्हारी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। जिना कहती है पर ड्रिंक तो तुम पर गिरा है ना, तुम नहा कर आ जाओ।
ये भी ठीक है, कहकर वो अपनी टाई से पिन निकाल कर नहाने जाता है। इतने में डोरबेल बजती है। जिना टेंशन में हो जाती है कि पिन चेंज करने का अच्छा मौका मिला था, अब कौन ससुर आ गया। वो माइकल से कहती है तुम नहा लो, मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। दरवाजे पे ली और एंट्री को देखकर जिना घबरा जाती है कि अब क्या होगा। तब माइकल दरवाजे के पास आने लग जाता है और पूछता है क्यों आए हो तुम लोग। और यहीं पर हो जाता है दोस्तों पार्ट 5 का दी एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 6 का, और आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियोस को लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।